Hi everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी सारी चीजों को डिकोड करने वाले हैं रिलेटेड टू द नीट 2022 एग्जामिनेशन। काफी सारी वीडियोस कल से YouTube के ऊपर फ्लड हो चुकी हैं स्टेटिंग दैट देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर वेरी टिपिकल, देयर वर सम क्वेश्चंस जो कि बच्चे सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। मैं आपको डायरेक्टली एक एनालिसिस दूंगा इस वीडियो के अंदर कि कितने क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस आप दिमाग लगाकर कर सकते थे और कितने क्वेश्चन हमारे बैच से आए हैं। और बैच वाले सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने बैच से पढ़ाई की होती तो 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आपके बायोलॉजी में इजीली आ जाते। हर एक जो बात मैंने कही थी वो पेपर के अंदर प्रेजेंट थी। आप चाहें तो आपको मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, ये वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली प्रूफ मिल जाएगा। एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको हमें अभी डिकोड करना है, राइट। तो जो स्टूडेंट सबसे पहले यार बैच में आने के लिए बेकरार थे उनके लिए 11th क्लास की सेपरेट वीडियोस, 12th क्लास की सेपरेट वीडियोस और ड्रॉपर्स बैच की जहां पर 11th 12th की वीडियोस कंबाइंड आएंगी। ये बैचेस हमारी वेबसाइट के ऊपर, ब्रिलिक्स वेबसाइट के ऊपर लॉन्च हो चुके हैं। प्लीज मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे आप जाएं और आप इन्हें ज्वाइन करें। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप पूरी साल पढ़ाई करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स तक, तो आप सिर्फ 1000 रुपए की कॉस्ट दे सकते हैं। और अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ 1500 की कॉस्ट में पूरी साल मुझसे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। सारी चीजें आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिलेंगी। आई एम ऑलरेडी स्टेटिंग दिस अप, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो पिछले बैच के मुकाबले नई ऐड करी जाएंगी, नई वीडियोस होंगी एंड बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा क्योंकि कंसेप्ट्स की वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। नई वीडियोस मुझे और बनानी है जिससे कि इस बार हम कम से कम यार 100 200 300 बच्चों के 360 बाय 360 मार्क्स टारगेट कर पाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, बैचेस को ज्वाइन कर लो इफ यू वांट टू डू दैट। आ जाते हैं बॉटनी के पेपर पे और बॉटनी सेक्शन ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, क्लिस्टोगैमी के बारे में आपका यह स्टेटमेंट है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं। क्या यह बात करेक्ट है? इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, यह बात आपकी करेक्ट है। क्लिस्टोगैमी में डिसएडवांटेज क्या है कि देयर इज नो क्रॉस पॉलिनेशन। भाई इसी को तो कहा जाता है आपका ऑटोगैमी कि देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों की दोनों बातें आपकी करेक्ट है। और नीचे मैं जो भी ऐड कर रहा हूं स्क्रीनशॉट वो सिर्फ एनसीईआरटी का है और कोई भी चीज इसमें नहीं है। प्योर एनसीईआरटी का मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं और कहीं से रेफरेंस नहीं ले रहा हूं। यानी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। 1 आउट ऑफ 1 हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है अभी तक बन गया है। बॉटनी का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ट्रेट की बात हो रही है, 7 कैरेक्टर थे तो 7 पेयर यानी 14 आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, है ना। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस बनी थी। ये ट्रेट और कैरेक्टर में डिफरेंस जब हमने किया था तो देखा था। और वो कैरेक्टर कौन कौन से थे यहां पे देख लो, आपका स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, है ना, सीड शेप, सीड कलर, ये सारी चीजें यहां पर आपको बताई हुई है। 7 कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो दोनों ही चीजें आपकी क्या है, करेक्ट है। दोनों ही चीजें एनसीईआरटी में सेम चैप्टर के अंदर मेंशन है। 2 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। Which of the following statement is not true regarding gel electrophoresis? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहां पर बोल रखा है कि यार ब्लू कलर के बैंड बनते हैं। बाकी सारी चीजें तो करेक्ट है ही, लेकिन एक्चुअल में ऑरेंज कलर के बैंड्स बनते हैं जब आप इथाइलिन ब्रोमाइड यानी ईटीबीआर से ट्रीट करते हो बेसिकली आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को और रखते हो उसे यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर के नीचे, तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स मिलते हैं। यहां ब्लू लिखा हुआ है जो सरासर गलत है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करनी थी। आपका आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी से बहुत प्यार से। सारे क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी से हैं, राइट। Which of the following plant shows vexillary estivation and diadelphous stamen? Diadelphous stamen का सिर्फ एक ही एग्जांपल है एनसीईआरटी में। अगर आप देखोगे diadelphous के बगल में लिखा हुआ है पी, तो इकलौता पी यानी पाइसम सताइवम ही आंसर है। और नीचे देखोगे अगर आप इसकी फैमिली डिस्क्रिप्शन के अंदर, फैबेसी के अंदर, तो आपको मिलेगा क्या, वेक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडेल्फस कंडीशन, पाइसम सताइवम आपका आंसर हो जाता है। बहुत प्यारे तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। दोनों चीजें एनसीईआरटी में ही मेंशन थी और 2 अलग अलग जगह मेंशन थी। तो डायडेल्फस तो कोई और है ही नहीं पी के अलावा, तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते थे। कोई और चीज अगर नहीं भी दी हुई होती तो भी आप इसे कर पाते। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यानी एक्सएक्स एक्सो किसमें होता है आपका, यहां पर देखो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर होता है। अगर आप मंकीज की बात करोगे उनमें हमारे जैसा होता है, ड्रोसोफिला में हमारे जैसा होता है एक्सएक्स एक्सवाई, बर्ड्स में आपका जेड होता है, बचा क्या आपका ग्रास हॉपर, या आपका एक्सएक्स एक्सो टाइप हो जाएगा। ये आपका आंसर है एनसीईआरटी से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अब यूलोथ्रिक्स क्या है, यूलोथ्रिक्स आपका ग्रीन अलगा है, ग्रीन अलगा के एग्जांपल देख लो, ग्रीन अलगा के एग्जांपल में यूलोथ्रिक्स है। लेकिन मैनिटॉल, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एमएल यानी लेमिनेरिल और मैनिटॉल। एमएल क्या होती है आपकी, एमएल में क्या चीज पीते हो, पेप्सी पीते हो एमएल में, और पेप्सी किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। यानी एमएल जो है आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा, मैनिटॉल आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा, लेकिन यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है। क्या कॉम्बिनेशन बनी, नहीं बनी, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन गलत है। तो जिसने मेरी ट्रिक देखी थी वो इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। अगर ट्रिक नहीं भी देखी थी, एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो भी ये क्वेश्चन हो जाता, एनसीईआरटी से ही था। हाइड्रोकोलॉइड केराजिन, इसमें हमने दो ट्रिक बनाई थी। एक तो थी एबी यानी एल्जिन नाम का जो हाइड्रोकोलॉइड है ये बी फॉर ब्राउन एल्गी तैयार करता है। एक ट्रिक थी सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव, केराजिन नाम का जो हाइड्रोकोलॉइड है वो आर यानी रेड एल्गी तैयार करता है। तो केराजिन नाम का हाइड्रोकोलॉइड रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी तैयार करता है। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी का ये रेफरेंस लिया हुआ है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन। यहां बोला हुआ है प्रिडेशन में माइनस माइनस होता है, दोनों स्पीसीज का घाटा होता है, लेकिन प्रिडेशन आपको पता है इट्स प्लस माइनस, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इकोलॉजी के टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका उठाया हुआ है, कोई भी इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया जो बहुत टफ हो, सारे सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। यहां पर कुछ हम देख सकते हैं यार, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। लीफलेट जो है आपकी मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स कॉल्ड सिट्रस इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया। लेकिन आपको पता है स्टेम की मॉडिफिकेशन है ये, आपकी सिट्रस और बोगनवेलिया में ये जो थॉर्न्स है ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, लीफ की नहीं है, लीफलेट की नहीं है। तो पहली चीज आपकी गलत हो जाती है, और बाकी सारी जो है आपकी सही है ना, कि कुकुरबिट और पंपकिन में आपकी टेंड्रिल्स बन जाती हैं, ओपुंशिया जो है इसमें आपकी फ्लैट स्टेम जो है वो लीफ का काम करने लग जाती है। राइजोफोरा की जो आपकी रूट्स है वो ऊपर की साइड उग जाती हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, है ना। और स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में जो रनर्स होते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करते हैं। रनर का एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है। यानी आपकी सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत थी, तो आंसर आपको मिल जाएगा पहली स्टेटमेंट गलत क्यों थी ये आपको पता लग जाएगा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के स्टेम मॉडिफिकेशन वाले सेक्शन से। Which of the following produces nitrogen fixing nodules in the root of Alnus? लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ आपका कौन एसोसिएट होता है, राइजोबियम। लेकिन नॉन लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ कौन फ्रैंक हो रहा था, फ्रैंकिया, है ना। फ्रैंकिया जो है आपका नॉन लेगुमिनस, यहां पर देखो नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ भी फ्रैंक हो जा रहा था, इसीलिए यहां पर हमने उसको फ्रैंकिया कहा था। फ्रैंक हो रहा था बहुत ज्यादा, मिनरल न्यूट्रिशन से डायरेक्टली आपका उठाया हुआ एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। Which of the following never occurs during mitotic cell division? Mitotic cell division में क्या नहीं होता, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, यानी आपका जो सिनेप्स बनेगा, है ना, जो आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कहां बनता है आपका, ये आपका मियोसिस में बनता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बाइवेलेंट या टेट्राड जो है ये आपके मियोसिस में बनते हैं, माइटोसिस में नहीं। इसीलिए माइटोसिस में आपने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का नाम ही नहीं सुना होगा, है ना, क्योंकि वो मियोसिस में बनता है। डायरेक्टली टेकन फ्रॉम चैप्टर 10 11th क्लास। ओके, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और खासकर इसके फीमेल फ्लावर्स, किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से। इथाइलिन जो है इसके आपको फीचर्स याद करने थे। इट प्रमोट्स फीमेल, एक तो टर्म मिल गई फीमेल फ्लावर, किसके, आपके कुकुम्बर के। तो कुकुम्बर के फीमेल फ्लावर के क्या बढ़ा रहा है, ईल्ड बढ़ा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इथाइलिन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ सवाल, पढ़ते तो कर पाते। नेट गेन क्या है एटीपी का, ये आप एनसीईआरटी से नहीं सॉल्व कर सकते, इसके लिए आपको मेरी वीडियो की जरूरत पड़ती है। लेकिन नेट गेन जब मैंने आपको पढ़ाया था, साफ बताया था, एनसीईआरटी 10 बार पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा। टोटल एटीपी कितनी बन रही थी ग्लाइकोलिसिस में, क्या बोला है, जब आपका मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, यानी ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी कितने बने थे, आपके 2 NADH बने थे, जो आगे चल के क्या बनाएंगे आपके 6 एटीपी, और आपके 4 एटीपी बने थे आपके यहां पर इन द प्रोसेसेस, है ना। 2 एटीपी ये वाले, 2 एटीपी सबसे नीचे वाले, 4 एटीपी ये बने थे। तो टोटल आपके कितने बने थे, 10 एटीपी। लेकिन 2 एटीपी आपके स्टार्टिंग में खर्च हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, यानी -2 एटीपी कर दो। टोटल एटीपी कितने बने आपके, 8 एटीपी। 8 एटीपी इज द टोटल। लेकिन अगर नेट की अगर आप बात करो तो आपको NADH को कंसिडर नहीं करना। टोटल आपके 4 एटीपी बने थे, 2 एटीपी आपके खर्च हुए थे। नेट की अगर आप बात करो तो 2 एटीपी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। 2 एटीपी आपका आंसर हो जाएगा।
बैच वाले स्टूडेंट्स और यूट्यूब वाले भी यार, ये तो सीधी सी बात है, ये सबको पढ़ाई हुई है, ये आंसर आपका डायरेक्टली आ जाता है। Which of the following is not observed during apoplastic pathway? apoplastic pathway में क्या नहीं होता? आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती, क्योंकि ये किसमें होती है? सिम्प्लास्ट में। सिम्प्लास्ट मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। सिम्प्लास्ट में ये होता है, एपोप्लास्ट में ये नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के सारे डिफरेंसेस एनसीईआरटी में गिवन है। The appearance of recombination nodule on homologous chromosome during meiosis characterizes। recombination nodule बनने का क्या मतलब है, क्या हो गया है? यानी appearance of recombination nodule का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर हो चुके हैं। तो क्रॉस ओवर की साइट्स को बताता है, डेपिक्ट करता है कौन? रिकम्बिनेशन नोड्यूल। एनसीईआरटी के पैराग्राफ को उठाकर क्वेश्चन बना के डाल दिया है। अभी तक एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हम लोग एंड में पढ़ते हैं, ये किस टिश्यू को समझने के लिए किया गया था? फूड के टिश्यू को, यानी फ्लोएम को। तो गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, है ना, थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। एक पूरी लाइन को उठाया, एनसीईआरटी के दो भागों में तोड़ दिया और आपका क्वेश्चन बना दिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ये था। दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में कौन था? आपका पेप था, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो मीजोफिल सेल में पाया जा रहा था। देखो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी पेप था, जो मीजोफिल सेल में पाया जा रहा था। एकदम सही बात है। और मीजोफिल सेल जो है ये आपका रूबिस को लैक करती है, इसमें सिर्फ आपका पेपकेज एंजाइम पाया जा रहा था, है ना। यहां पे क्या होती है? क्रैन्स एनाटॉमी होती है, सिर्फ पेपकेज पाया जाता है आपका मीजोफिल सेल में, एंड इट लैक रूबिस्को एंजाइम। एक पैराग्राफ लिया, दो स्टेटमेंट बनाई और दोनों को क्वेश्चन में पुट कर दिया। 4 लाइन पढ़ते 4 नंबर प्राप्त हो जाते। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिन एज सून एज। mRNA से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होता है? जब आपका स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम mRNA के साथ बाइंड करती है। कहां लिखा हुआ है? जब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम mRNA से बाइंड करती है तब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन बनने का प्रोसेस बिगिन होता है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसलेशन वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था, कुछ घुमाया यहां पे नहीं था। Which one of the following is not true regarding release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? It involves। किसका ग्रेडियंट ब्रेक होता है? प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है ना यार। मेम्ब्रेन के एक साइड प्रोटॉन ज्यादा है, दूसरी साइड कम है, तो प्रोटॉन एक साइड से दूसरी साइड मूव करेंगे, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं। जब दो प्रोटॉन आपके F0 F1 पार्टिकल को क्रॉस कर रहे थे तब एक एटीपी बन रही थी, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ब्रेक नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट हो गए जो होने थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इस लाइन से जो मैंने यहां पर मार्क की है इससे ये सवाल उठाया गया था। अभी तक एक भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं। फ्लावर जो कि जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक का सीधा एग्जांपल मैंने बताया था, पी गुलमोहर बीन केसिया। पीजी कॉलेज बंद करके मैंने एक ट्रिक बनाई थी। तो पी गुलमोहर बीन केसिया, गुलमोहर हो गया, केसिया हो गया, दो है आपके, तो बी एंड सी ओनली आपका आंसर हो जाएगा। जाइगोमॉर्फिक का पी गुलमोहर बीन केसिया, पीजी कॉलेज बंद वाज द ट्रिक। सीधा सीधा हमारे ट्रिक से सवाल उठ के आया। द डिवाइस दैट कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। गौर से देखो, पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इकोलॉजी की सिंपल सी एक लाइन उठाई और एक सवाल तैयार। यह सवाल मैं मान सकता हूं यार थोड़ा सा ट्रिकी था, पर फ्रॉम एनसीईआरटी था, फ्रॉम एनसीईआरटी था। ये पांचों की पांचों स्टेटमेंट जो है मेरे भाई, एक यहां से उठाई गई है, इनको मैंने एक सीरियल ऑर्डर में लगाया है, एक यहां से उठाई गई है, एक आपकी यहां से उठाई गई है ना, एक आपकी डी और ई जो है ये आपकी नीचे से उठाई गई है ना। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर दी हुई है। काफी लंबा सवाल था, लेकिन जिन लोगों को एनाटॉमी क्लियर है वो इसको सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, है ना। ये टाइम टेकिंग जरूर था यार, इसमें आपको एक एक चीज पढ़नी थी। ये इकलौता सवाल ऐसा मैं मानता हूं जो टाइम टेकिंग था, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक रेफरेंस मैंने यहां पर दे दिया है दोस्त। आप इस रेफरेंस को पढ़ सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। अभी तक एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किस किस काम में इंपॉर्टेंट है? तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यानी जो स्निप्स हैं, है ना,
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यह आपका किसमें काम आ रहा है? जेनेटिक मैपिंग में भी काम आ रहा है, यानी क्रोमोसोम की अंदर जीन की लोकेशंस को पता लगाने के काम आ रहा है। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आ रहा है। दोनों एनसीईआरटी के पैराग्राफ मैंने उठा लिए, तो आपका दोनों में ये काम आ रहा है ना। In old trees, great part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to, यहां पर देख लो भाई, ओल्ड ट्रीज के अंदर सेम बात बोली है। ओल्ड ट्रीज में आपका सेकेंडरी जाइलम जो है डार्क ब्राउन है, किस किस की वजह से? टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम, है ना। अब यहां पे कहीं आउटर मोस्ट आपका लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। इन द पेरिफेरल लेयर बोला गया है कि टेनिन, गम आपके चारों ओर जमा हो जाते हैं, पर नहीं, सेंटर पे होंगे। तो सिर्फ ये दोनों बातें आपकी करेक्ट हैं, ए और बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दो ही बातें करेक्ट मिलेंगी, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगी। फ्रॉम एनसीईआरटी इट इज टेकन। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? अगर आप नीचे देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लेस देन 7%, नीचे लिखा हुआ है लेस देन 7%, यही लिखा हुआ है, मैच कर लो, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है। Which one of the following plants does not show plasticity? प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल क्या थे आपके? कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर, ये तीनों प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल थे। कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर, है ना। बटर कप भी इसको बोलते हैं। ये थे आपके, मेज रह गया, मेज आपका हटा दो, एनसीईआरटी का ये सवाल था। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। डिकम्पोजिशन जो है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ता है। डिकम्पोजिशन में डेट्राइटस आपका टूटता है, यह बात आपकी करेक्ट है। डिकम्पोजिशन फास्टर होता है लिग्निन और काइटिन रिच मटेरियल में, जबकि एक्चुअल में यह स्लोअर होता है लिग्निन और काइटिन रिच मटेरियल में, यानी दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है। एनसीईआरटी के दोनों पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिए हैं जिससे आपको रेफरेंस मिल जाए, यह भी एनसीईआरटी का सवाल है। मैंगनीज क्या करता है मेरे दोस्त? मैंगनीज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कराता है, तो ये हमें मिल गया डायरेक्टली, है ना। मैंगनीज का आर्टिकल देखो आप मिनरल न्यूट्रिशन में जाके, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कराता है ना। मैग्नीशियम जो है क्या कराता है? रेस्पिरेशन के एंजाइम एक्टिवेट करता है ना। और बोरॉन क्या करता है? पॉलन जर्मिनेशन करवाता है, दिस वन। एंड आयरन जो है आपका कैटलेज को एक्टिवेट करता है, तो ये कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। चारों अलग अलग चीजें हैं लेकिन सेम चैप्टर की हैं, चार अलग अलग मिनरल्स उठा करके उनके काम पूछ लिए। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर लिखा हुआ है कि मोथ और बटरफ्लाई सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट है, बट इट्स नॉट करेक्ट। आपकी बीज जो हैं ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होती हैं, ना कि मोथ्स और बटरफ्लाई। अगला क्वेश्चन देखो, यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, करेक्ट है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है? नहीं, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, तो ये बात गलत हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर नेगेटिवली चार्ज डीएनए जुड़ा रहता है, तो आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जुड़ा रहता है, ये बात करेक्ट है। हिस्टोन आपके लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होते हैं, सीधी बात है। बेसिक अमीनो एसिड का पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स का बना रहता है। क्या 400 बेस पेयर का डीएनए रैप होता है? नहीं, 200 बेस पेयर का डीएनए रैप होता है, तो ये बात भी आपकी गलत है ना। तो ए, सी और डी करेक्ट है और आपका बी और ई गलत है। इन दोनों छोटे छोटे पैराग्राफ से दो दो लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किसका बना हुआ है? आपका काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, यानी काइटिन का बना हुआ है। जब आप कॉकरोच पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको चीज देखने को मिलती है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यार सीधा कहूं तो आपसे क्या पूछ लिया? आपसे हेडिंग्स पूछ ली। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन बायोडाइवर्सिटी लॉस को दर्शाते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस इन चार कारणों की वजह से होता है। तो आपके एनसीईआरटी में एक आर्टिकल है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, उसमें चार रीजंस है। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फिर आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इविल क्वार्टेट कहा जाता है। एनसीईआरटी की हेडिंग उठा करके बताओ यार, हेडिंग से सवाल पूछ लिया गया, ये भी नहीं कर पाए तो यार नहीं ही कर पाए, अंदर नहीं ले गए, आपको हेडिंग से पूछ लिया सवाल, है ना। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी किसकी बात हो रही है? गैसेस कौन था आपका? पीजीआर, इथाइलिन की बात हो रही है ना, जो कि आपका यूज्ड इन प्लांट टू
क्या क्या करने के लिए यूज किया जाता है? तो इथाइलिन जो है गैसेस जैसा प्लांट हार्मोन, ये आपका रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, यानी प्लांट की रूट का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो रूट ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन को और एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये लाइन एनसीईआरटी से एज इट इज डीपली इथाइलिन की, और ऊपर गैसियस बोल दिया, यानी आपके दो चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। दोनों पैराग्राफ नीचे लिंक्ड है, यानी एनसीईआरटी से सवाल है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? सीधा हेडिंग देखो भाई, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, मतलब पीसीआर जीन एम्पलीफिकेशन करता है, डीएनए एम्पलीफिकेशन करता है। हेडिंग पूछ ली यार, हेडिंग 11.3.3 पूछ ली, इससे ज्यादा आसान क्या लोगे? अब हेडिंग पूछ ली आपसे, और क्या बोला गया है कि भाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है ये आपका सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सारे एंटीबायोटिक है ना जो रेजिस्टेंट जीन है, जैसे आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सारे आपके सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस पैराग्राफ से आपका आंसर निकल गया, है ना। यहां पर दो होते हैं आपके पीबीआर 322 के अंदर, अगर उसका डायग्राम देखो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो दोनों के दोनों बातें आपकी करेक्ट है, पर एक्सप्लेनेशन एक दूसरे की नहीं है, दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। दोनों चीजें मैंने यहां पर टैग कर दी। एनसीईआरटी का सवाल था, देखो बॉटनी खत्म होने वाली है, सेक्शन है, और एक भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर आपका नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी इन सिटू कौन सा है? इन सिटू देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, नेशनल पार्क जो है, सेंचुरी जो है, सेक्रेट ग्रोव जो है, इन सिटू है। तो नेशनल पार्क आपका कहां पे आ गया? इन सिटू में। सो इट इज नॉट एक्स सिटू। एक्स सिटू क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। नेशनल पार्क आपका आंसर हो गया, है ना। यहां नीचे मैंने इन सिटू के एग्जांपल्स डाल दिया, आप चाहो तो एक्स सिटू के भी डाल सकते थे और उसमें एलिमिनेट कर सकते थे दूसरी चीज को। बॉटनी का सेक्शन ए प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना, पीछे जाके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी। सेक्शन बी की बात करते हैं, जहां आपको 10 ही अटेम्प्ट करने थे, लेकिन 15 के 15 देखेंगे हम कहां से आए। जेनेटिसिस्ट जो ब्लाइंड अप्रोच यूज करते हैं सारे के सारे डीएनए को कोड करने के लिए, उसे सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है। अब ये देखो, सेम ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम, ऊपर देखो क्या लिखा, होल सेट ऑफ जीनोम, है ना, जिसमें आपके डिफरेंट सेगमेंट, मेथोडोलॉजी, ये सब तैयार करी जाती है। सारी की सारी बातें आपकी सेम लिखी गई है, इसे सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है। यानी पूरा पैराग्राफ सेम रख के एंड का सीक्वेंस एनोटेशन वर्ड हटा दिया, आपको वो गैस करना था। सीधा सीधा आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सवाल उठकर आया। ओके, दिल्ली में जो बसेस थी इन्हें सीएनजी में कन्वर्ट किया गया, है ना। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है? तो यहां पर देखो, सेम जो आपका डीजल इंजन है ये आपका सीएनजी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बात गलत है। क्या बोला गया था? सीएनजी क्यों यूज किया गया? क्योंकि ज्यादा अच्छे तरीके से बर्न होता है, तो अनबर्ट हाइड्रोकार्बन कम बचते हैं, है ना। ये सस्ता है आपका पेट्रोल और डीजल से, इसे चुराया नहीं जा सकता और इसमें मिलावट भी नहीं करी जा सकती। लेकिन जैसे कि आप कोई गाड़ी देखोगे तो पेट्रोल डीजल का जो इंजन है मेरे भाई, उसके अलावा भी देयर इज अ स्मॉल डिवाइस विच इज अटैच्ड ओवर देयर। तो यहां पर काफी सारी एडिशनल चीजें जो है आपकी करी जाती है ना। इट कैनॉट बी अडल्टर्ड लाइक डीजल, इसे मिलावट नहीं करी जा सकती, सही बात है। ये ज्यादा एफिशिएंटली बर्न करता है, एकदम सही बात है। चीपर है डीजल से, एकदम सही बात है। तो आपका ऑटोमेटिकली इन सारे बातों से आप एलिमिनेट कर सकते थे थर्ड वाले ऑप्शन को, है ना, एनसीईआरटी से। यहां पर चैप्टर 3 के अंदर काफी सारी बातें हैं अलग अलग चीजों के लिए। लाइफ साइकिल पैटर्न देखो, एल्गी का, ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपका स्पोरोफिटिक प्लांट आपका ज्यादा होता है। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट उस पर डिपेंडेंट होता है। टेरिडोफाइट की आप बात करो, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ब्रायोफाइट की आप बात करो, गैमेटोफाइट आपका इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट होता है। एंड एल्गी जो है इसमें भी गैमेटोफाइट ज्यादा प्रचंड है। यही सारी बातें पूछी गई है, यानी हर आपका जो प्लांट है उसकी कैटेगरी का एक एक एग्जांपल लिया गया। जैसे आपका स्पायरोगायरा ले लिया यहां पर एल्गी के केस में, आपका फर्न ले लिया, टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में आपका फ्यूनेरिया ले लिया, साइकस ले लिया, जिम्नोस्पर्म में, एंड इनके बारे में सारी बातें बता दी। तो आप अगर लाइफ साइकिल पैटर्न पढ़ोगे एनसीईआरटी में, एक एक चीजें लिखी हुई है, आंसर आपका सी यहां पर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। थोड़ी बड़ी स्लाइड हो रही थी सारा डेटा ऐड करने में, इसलिए मैंने यहां पर ऐड नहीं किया। दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें मैंने ऐड नहीं किया, है ना, क्योंकि काफी बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे, उनमें बीच बीच में कई पॉइंट आपके दिए हुए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो हाँ अच्छे डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन था, है ना। अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप क्रैक कर पाओगे।
पर था एनसीईआरटी से। क्योंकि देखो यार एनसीईआरटी से ना हर साल सवाल बन रहे हैं। एक छोटी सी किताब 11th की आप बात करो 350 पन्नों की किताब, 12th की आप बात करो 300 पन्ने भी नहीं है, 250 पन्ने की किताब, और उससे 10 साल से पेपर बनता आ रहा है और अगले 10 साल भी बनेगा। तो अब लोग अंदर घुसते चले जा रहे हैं। अब सुपरफिशियल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये भैया दीदी से काम नहीं चलेगा। अब मेरे भाई रियल नॉलेज पे आना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा इस पेपर में, जो किसी ने पढ़ाया हो तो भाई मुझे बता देना, और मैं तुम्हें वो क्वेश्चन आता हुआ दिखाऊंगा मेरे बैच से, और बाकायदा मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है। जस्ट ट्राई टू गेट दिस थिंग डन, है ना, एक बार आगे देखना, आपको पता लगेगा वो कौन सा क्वेश्चन है। ओके, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट, सोल्यूट ऐड करोगे तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, क्या लिखा हुआ है, इफ सम सोल्यूट is dissolved in pure water, the solution has few water molecules now, तो वाटर की फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। इन 3 लाइनों से 4 नंबर का काम आपका हो गया। ओके, फॉस्फोरस साइकिल में फॉस्फोरस कहां से स्टार्ट होता है, आपका वेदरिंग ऑफ रॉक से, है ना, इससे साइकिल स्टार्ट होती है। रॉक मिनरल की वेदरिंग होती है, तब जाकर के आपका क्या बनता है, फॉस्फोरस बनता है, और वो मिट्टी में आकर मिलता है, फिर प्लांट उसे उठाता है। सिंपल सा सवाल पूछ लिया यार, साइकिल का स्टेप 1 पूछ लिया। पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस बताओ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। GAATC हर बार यही आता है आपका, उल्टा पढ़ो। GAATC किसका है, इको R1 का ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, राइट। यही आपका पूछा जाता है हर बार, एनसीईआरटी में इसी का एग्जांपल लिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन। Which of the following occurs due to presence of autosomal linked dominant trait? एनसीईआरटी में एक पेडिग्री चार्ट है, 2 ही पेडिग्री चार्ट है एनसीईआरटी में। पहला जो है इसमें लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, एग्जांपल क्या है, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। इसका मेरे भाई डिस्क्रिप्शन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन जो ढंग से पढ़ा होगा, जिसने एग्जांपल को पढ़ा होगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, वो इसे कर पाया होगा। 4 नंबर का सवाल है फ्रॉम एनसीईआरटी। क्रोमोसोम किस टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। आपके सेल वाले चैप्टर के अंदर 4 प्रकार के क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है इन द आर्टिकल ऑफ क्रोमोसोम। इस पूरे के पूरे आर्टिकल से 4 नंबर का सवाल आपका उठकर आया। मेटासेंट्रिक जिसका सेंट्रोमेयर सेंटर पे है, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा आपका शिफ्ट हो चुका है सेंटर से दूसरी तरफ। आपका एक्रोसेंट्रिक बिल्कुल आपका कोने पे जाने वाला है, एक छोटी सी आर्म है ऊपर, और टीलोसेंट्रिक वो छोटी सी आर्म भी गायब हो गई, एकदम टर्मिनस पे पहुंच चुका है आपका सेंट्रोमेयर, है ना। प्रिडेशन जो है ये किस टाइप का है, देखो प्रिडेशन आपका प्लस माइनस टाइप का है। तो पूछा गया है कि भैया 1 प्लस है 1 माइनस है, कौन से प्रकार की ये चीज है, आपकी प्रिडेशन है। नीचे वाले मैप में, नीचे वाले टेबल में साफ दिखाई दे रहा है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। यानी ये बात बताई गई है कि लिंक्ड जो क्रोमोसोम है इनमें 9:3:3:1 नहीं आता, ये जो एक्सपेक्टेड रेशियो है ये नहीं आता। ये बात आपकी करेक्ट है। क्लोजली लोकेटेड जीन असोर्ट इंडिपेंडेंटली, अगर कोई क्लोजली एसोसिएटेड जीन है तो इंडिपेंडेंटली ना जाकर साथ साथ जाएगा। पेरेंटल जो जीन है कॉम्बिनेशन है ये आपकी ज्यादा हायर होंगी। एनसीईआरटी के इस छोटे से पैराग्राफ से 4 नंबर का काम आपका बन गया, प्योरली एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट्स को इनमें से हमें चुनना है। लेसिथिन आपका ग्लाइकोलिपिड है क्या, नहीं मेरे भाई, फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन, बल्कि इसका डायग्राम भी जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। और बोला गया है सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। मेरे भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। बाकी तीनों सही है, सिर्फ इन दोनों में गलती थी। ये आपके एनसीईआरटी के एक डायग्राम और एक छोटे से पैराग्राफ से लिया हुआ सवाल है। ट्रांसपोजोन्स यानी जंपिंग जीन्स जो हैं किस में काम आ सकते हैं, एनसीईआरटी में इसका सिर्फ एक ही जगह जिक्र है, आरएनए इंटरफेरेंस यानी आपका जीन साइलेंसिंग के अंदर ट्रांसपोजोन्स काम आ सकते हैं। यह आपका पूरा का पूरा बताया हुआ है आपका बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के अंदर, है ना, कि किस हिसाब से आपकी जीन साइलेंसिंग होती है। एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पेक्यूलियर फीचर्स। स्प्रिंग वुड के कैरेक्टर्स बताओ, किसको क्या क्या बोला जाता है ना। तो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड में ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपके स्प्रिंग वुड के कैरेक्टर्स हैं। इनमें से देख लो आपका, क्या इसे अर्ली वुड कहा जाता है भाई। स्प्रिंग और ऑटम में से साल में पहले कौन आता है भाई, ऑटम अभी आएगा, है ना। स्प्रिंग अभी जस्ट चल ही रहा है, मान सकते हैं बारिश आ ही रही है ना, तो स्प्रिंग अभी चल रहा है, ऑटम आपका बाद में आएगा सितंबर अक्टूबर में। तो स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड कहा जाता है ना। स्प्रिंग सीजन
कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, गलत है, चौड़ी वेसल्स होती है ना। जाइलम एलिमेंट्स जो है इनमें वाइडर कैविटीज होती है, चौड़ी वेसल्स होती है, ना कि पतली। इट इज लाइटर इन कलर, बिल्कुल सही है, नीचे लिखा हुआ है। स्प्रिंगवुड अलॉन्ग विद ऑटमवुड शोज ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग, जिन्हें एनुअल रिंग कहा जाता है, एकदम करेक्ट है ना। इट हैज लोअर डेंसिटी, स्प्रिंगवुड बनी हुई है, लोअर डेंसिटी होगी, नीचे ये भी आपका लिखा हुआ है। सारी की सारी चीजें आपकी करेक्ट है, सारी की सारी चीजें आपकी करेक्ट हो जाएगी, राइट, एक को छोड़ के, जो आपका नैरो वेसल्स वाली चीज है वो। सो इट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। स्प्रिंगवुड ऑटमवुड वाले आर्टिकल से डायरेक्टली आपका एक सवाल आ गया। What is the role of large bundle sheath cell around the vascular bundle in C4 plant? बंडल शीथ सेल क्या हेल्प करते हैं आपका, क्रैन्स एनाटॉमी, व्रत बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। क्रैन्स एनाटॉमी व्रत बनाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपका C4 प्लांट हायर टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है, तो टॉलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि क्रैन्स एनाटॉमी है, क्योंकि बंडल शीथ सेल इसमें है। पूरे आर्टिकल से 4 नंबर का काम डायरेक्टली हो गया। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ये था। सेब का आपको बताया है, ये जो खाने वाला पार्ट है भाई, अंदर के बीज और बाहर के कवर के बीच में जो गूदा है, इसे क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। और इस थैलेमस से ही आपका फ्रूट भी और डेवलप होता है, इसीलिए इसे हम फॉल्स फ्रूट कह रहे थे, है ना। काजू को, आपका एप्पल को, आपका स्ट्रॉबेरी को हम लोग फॉल्स फ्रूट कह रहे थे, राइट। सो दिस रीजन इज थैलेमस। अभी तक एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया है मेरे भाई, और हम बॉटनी कर चुके हैं। यानी अभी तक अगर आप रेफरेंस ले लो, अभी तक अगर आप रेफरेंस ले लो, हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, बॉटनी सेक्शन बी में 15 आउट ऑफ 15। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है तो आप उसे छोड़ भी सकते थे, है ना, लेकिन कोई हार्ड था नहीं। 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली किससे थे? आपके एनसीईआरटी से थे। और अगर यहीं पर आप देखना चाहो मेरे भाई, ये वाले सवाल स्टार्टिंग के 35, तो ये 35 के 35 किसमें थे? आपके एनसीईआरटी से थे। मैंने आपको सारे के सारे रेफरेंस दे दिए हैं। अभी तक आपके 50 में से 50 सवाल एनसीईआरटी से आए, राइट। हालांकि इनको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा है यार, है ना, क्योंकि पढ़ाने में तो, समझाने में तो हम समझा देते कि ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, बट प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रूफ के बिना तुम मानते नहीं सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बनाया टाइम निकाल के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूलॉजी सेक्शन ए, है ना। ऐसी कौन सी बातें हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू हैं बट oogenesis के लिए गलत है? यानी स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में क्या डिफरेंसेस हैं? स्पर्म जो है एक मेल के अंदर बुढ़ापे तक भी चलता रहता है, लेकिन फीमेल में ओवम बनना सीज हो जाता है आपका 50 साल से पहले ही, या 50 साल के आसपास, है ना। तो आपका यहां पर ये एक डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है कि मियोसिस आपकी अकर कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। मेल में तो ये काम होता रहता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है, फीमेल में नहीं होता यार, तो ये बात फीमेल के लिए गलत हो जाएगी। और दूसरा जो डिफरेंस दे रखा है कि oogenesis यानी फीमेल का गैमेट फॉर्मेशन आपका कब स्टार्ट हो जाता है? जब आपका फीमेल जो है मदर के वॉम्ब में होती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस आपका प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे इट इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे मेल स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका फीमेल के केस में वो आपका कब स्टार्ट होता है? जब फीमेल मदर के वॉम्ब में है उसी टाइम पे। बाकी सारी चीजें लगभग आपकी सेम होती है, जैसे हैप्लॉइड गैमेट ही बनेंगे, है ना, LH-FSH का इंपॉर्टेंट रोल होगा एंड सो ऑन। सो ये दो डिफरेंसेस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इन दोनों डिफरेंसेस के बारे में ही सवाल पूछा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, एनसीईआरटी बेस्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेयर, क्या वो सेंट्रोमेयर पे अटैच करते हैं? नहीं, सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन की डिस्क होती है काइनेटोकोर, उस पे वो अटैच होते हैं, है ना। तो आपके यहां पर आप देखो जो काइनेटोकोर है इसके ऊपर क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये बात आपकी सेल चैप्टर में लिखी हुई है ना। सेल चैप्टर में भी है, सेल डिवीजन चैप्टर में भी है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी कि सेंट्रोमेयर पे अटैचमेंट होती है। अगर आप किसी ब्रीडिंग क्रॉप में विटामिन, मिनरल या हायर प्रोटीन डालना चाहते हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन। देखो एनसीईआरटी की लाइन है, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब ब्रीडिंग क्रॉप के अंदर हायर लेवल ऑफ विटामिन है, मिनरल है और प्रोटीन है। सेम क्वेश्चन उठा करके डाल दिया, डेफिनेशन पूछ ली। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये आपका एग्जाम का माना जा सकता है। नीचे दो स्टेटमेंट दी गई है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है इसमें बॉडी डिफेंस करती है ओन सेल से एज फॉरेन बॉडी, है ना।
एकदम करेक्ट बात है। ऑटो इम्यून मतलब खुद के ही सेल्स को मारना स्टार्ट करना फॉरेन सेल समझ करके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इज द कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल, गलत बात है, इट अटैक्स सेल्फ सेल। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो बॉडी जो है खुद के सेल्स को मारना स्टार्ट कर देती है, इन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट सही, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपका क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला गया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी, पहली वाली सही हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट 3 लाइन से उठाई गई हैं, 4 नंबर का आपका काम है। रिगार्डिंग मियोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मियोसिस में क्या एस फेज ऑफ मियोसिस 2 में रेप्लिकेशन होता है? मियोसिस 2 में कोई एस फेज जैसी चीज नहीं होती। नो रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है? ये आपका गैप है मियोसिस 1 और 2 का, इसके बीच में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। यहीं से हमें पता लगता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हुआ लेकिन सेल 2 बार डिवाइड हुआ, इसीलिए इट्स कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। एनसीईआरटी बेस्ड आपका सवाल है। Which of the following is present between adjacent bones of vertebral column? अब देखो कार्टिलेजनस जॉइंट से इन 3 लाइनों से 4 नंबर आपके आ सकते हैं। एडजेसेंट वर्टिब्रा जो है आपके वर्टिब्रल कॉलम में, इनमें क्या लगी हुई है? बीच में कार्टिलेजेस लगी हुई हैं, कार्टिलेज आपका आंसर हो जाएगा। 3 लाइन 4 नंबर। देखो कितने छोटे छोटे सवाल आए हैं ना, अगर ढंग से पढ़ा होता सारे सवाल आ जाते। भाई साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। मार दो, आगे बढ़ जाओ। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो क्या आपका केस हो जाएगा, है ना? इन विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इन करेक्ट केस ऑफ एनिमल्स। और सारों में किंगडम आगे दे रखे, यानी आप असेंडिंग इस हिसाब से लगाओगे, किंगडम टू स्पीसीज, तो क्या हो जाएगा? किंगडम, फाइलम जिसको डिवीजन भी कहा जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यानी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम को हमने उल्टा कर दिया और अटैच कर दिया। इन सिटू कंजर्वेशन रेफर्स टू, इन सिटू कंजर्वेशन मतलब सारे के सारे इकोसिस्टम को ही कंजर्व कर लो। जैसे यहां पर बताया गया है इन सिटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को ही कंजर्व कर लो। इन सिटू मतलब जिस जगह पे एनिमल रह रहे हैं उस जगह का ही कंजर्वेशन करना, जिससे एनिमल तो प्रोटेक्ट हो ही जाए ऑटोमेटिकली। तो ये बात आपकी है ही, इसमें कोई भी दिक्कत आपकी नहीं है ना? आइडेंटिफाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम का डायग्राम है, इसमें क्या होता है? आपका कोनिडिया होता है, इसमें कोनिडिया होता है। बात खत्म आपकी हो गई। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से, डायग्राम से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया हुआ है। In an E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot bind inducer. Inducer कौन होता है? लैक ओपरॉन में इट्स एन इंड्यूसिबल ओपरॉन, यानी इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज है। यहां पे लिखा हुआ है ना, इंड्यूसर कौन है? आपका लैक्टोज है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। सो लैक्टोज से बाइंड नहीं कर पा रहा है आपका रिप्रेसर, तो ये रिप्रेसर इनएक्टिव ही नहीं होगा, तो ये कहां जाकर के बाइंड कर जाएगा? ऑपरेटर से, जो हमने लैक ओपरॉन पे पढ़ा। यहां पे रास्ते में अगर पत्थर पड़ा है तो क्या Z, Y और A ट्रांसक्राइब करेंगे? नहीं ट्रांसक्राइब करेंगे, नहीं ट्रांसलेट करेंगे। तो Z, Y और A ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, लैक ओपरॉन के कंसेप्ट से सवाल आया है, जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से कर देगा। ये केस हमने बैच में भी बताया था, और नॉर्मल भी अगर आपने पढ़ा है तो भी आप इसे कर पाओगे। सो ये सवाल आसान था, कंसेप्चुअल था, और इसीलिए आसान था। जिसने पढ़ा है वो कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो तुक्का नहीं मार सकता इसमें। Which of the following is a correct match for disease and its symptom? मस्कुलर डायस्ट्रोफी जो है, देखो यार यहां पर इसका पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना? टिटेनी का लिखा हुआ है, आपका आर्थराइटिस का लिखा हुआ है, माइस्थेनिया ग्रेविस का लिखा हुआ है। अब आर्थराइटिस जो है इसमें देखो लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेटेड जॉइंट्स, बात ही खत्म। बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो ये पूरा का पूरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो था, इसकी 4 लाइन से 4 नंबर का सवाल आपका बन गया। लिपेस लूप जो है ये क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी एग्जांपल लिपेस लूप। सीधा एक लाइन से सवाल उठाया रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से और आपके एग्जाम में आ गया। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, यानी जो आपका जीन थेरेपी का केस है, इसमें लिम्फोसाइट बार बार क्यों डालने पड़े पेशेंट की बॉडी में? क्योंकि वो इमॉर्टल नहीं है, अमर थोड़ी है। जब उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो दोबारा ऐड करना पड़ेगा। सो दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, इसीलिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन यानी बार बार इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को बॉडी में डालना जरूरी है। एनसीईआरटी बेस्ड ये सवाल था, एकदम डायरेक्ट सवाल था। Which of the following functions is not performed by the secretion from salivary gland? salivary gland का जो सलाइवा है वो क्या क्या नहीं कर सकता?
कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, लाइसोजाइम बनाता है, कर सकता है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को 30% तोड़ देता है, कर सकता है। लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, सलाइवा जो है यार फूड की मिक्सिंग वगैरह में काम करता है ये। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड बनाता है, इसकी डाइजेशन नहीं करता मेरे भाई। डाइसैकेराइड अब कहां जाके टूटेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके टूटेगा, वहां होगा ग्रैंड फिनाले। तो आपके इन 3 लाइनों से 4 नंबर का काम आपका आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें क्रॉप और गिजार्ड नाम के एक्स्ट्रा आपके चैम्बर्स हैं। क्रॉप और गिजार्ड किसमें होते हैं? जल्दी डाइजेशन करने के लिए चिड़िया के अंदर होते हैं। चिड़िया के एग्जाम्पल क्या है आपके? पाओ, सिटाकुला एंड कॉर्वस। एनसीईआरटी में जाओगे तीनों मिल जाएंगे, यानी कौवा है आपका, तोता है आपका, हमारा नेशनल एनिमल पीकॉक जो है वो भी यहां पर अवेलेबल है। तो ये सारे आपके यहां पर होंगे। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसमें बोन मास डिक्रीज हो जाता है और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं। भाई एकदम सही बात है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ऑस्टियो यानी हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर होना, यानी हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ गए। कॉमन कॉज क्या है? इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन नहीं, जो एल्डर फीमेल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है ना, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जब होता है तब ऑस्टियोपोरोसिस होता है। 2 लाइनों से 4 नंबर का काम आपका आ गया। टैगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम, पढ़ाया हुआ है यार मीजोथोरेक्स से, है ना। इसे क्या बोला जाता है? 4 विंग्स को मीजोथोरेसिक विंग्स भी बोला जाता है, जिसे टैगमिना कहा जाता है। तो आपके पैर तो तीनों थोरेक्स से निकलेंगे, आपका प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। विंग्स आपकी मीजो और मेटा से निकलती हैं, तो पहली जो 4 विंग निकल रही है मीजोथोरेक्स से उसे टैगमिना कहा जाता है। तो मीजोथोरेसिक विंग है ये। Given below are 2 statements, assertion or reason. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. एकदम सही बात है। नोटोकॉर्ड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है वर्टिब्रेट्स में, यही तो बात है, इसीलिए तो इन्हें वर्टिब्रेट्स बोला। सो नोटोकॉर्ड जो है ये आपका वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है इन वर्टिब्रेट्स। दोनों बातें आपकी करेक्ट है, राइट? दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। एनसीईआरटी की 4 लाइन से 4 नंबर का काम आपका आया। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू अ फिल्टर ऑफ लेस देन 1 माइक्रोन इन साइज। माइकोप्लाज्मा का साइज एनसीईआरटी में 0.3 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन से छोटा है तो पास हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल, इसीलिए इन्हें प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। ये बात आपकी गलत है, तो पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी गलत। एनसीईआरटी की 3 लाइन से 4 नंबर का काम आया। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड डायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज लगती है, जैसे लैक्टियल, जो काइलोमाइक्रॉन्स को लिम्फेटिक वेसल में ले जाती है और ब्लड में इन्हें छोड़ देती है। ये वाली जो चीज है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है इनसॉल्युबल होते हैं, तो डायरेक्टली आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो इन्हें स्मॉल ड्रॉपलेट्स में यानी माइसिल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इनके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिसके बाद इन्हें बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन, जिसके बाद इन्हें लैक्टियल में डाल दिया जाता है, जो इन्हें ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। इस पूरे पैराग्राफ से 2 स्टेटमेंट निकाली, दोनों की दोनों सही हैं। आपका डाइजेशन वाले चैप्टर से ये आपकी बात आ जाती है। लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.4 मीटर, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेट। तुक्का लगाना है थोड़ा मिलते जुलते नंबर का। हमें क्या पता है भाई 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर का जब हमने निकाला था तो क्या आया था? 2.2 मीटर आया था, है ना। सो अगर 3.3 इंटू 10⁻⁹ का निकालें तो मिलता जुलता आ सकता है 1.1 मीटर, है ना। ये सबसे क्लोजेस्ट है। अब देखो 3.3 इंटू 10⁻⁶ 1000 गुना कम हो गया, ये तो मीटर में आ ही नहीं पाएगा। ये भी 10⁻⁶, ये भी हटा दो। अब 6.6 इंटू 10⁻⁹ ये कितना आ गया? 2.2 मीटर। और 3.3 इंटू 10⁻⁹ ये क्या आ गया? 1.1 मीटर। ज्यादा पास कौन है? 1.1 मीटर 1.4 के ज्यादा पास है, इसमें 0.3 का ही गैप है, और यहां पे 1.4 और 2.2 में 0.8 का गैप है, तो ज्यादा क्लोज क्या आया? 1.1 मीटर। अप्रोक्सीमेशन से मारना था, कैलकुलेशन एनसीईआरटी में 6.6 के लिए कर रखी है, 2.2 मीटर, उसी से आंसर निकलना था, और कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड ये सवाल था। oogenesis कब स्टार्ट होती है? मैंने आपको बताया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट होती है। oogenesis इज इनिशिएटेड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जब बच्ची मां के गर्भ में होती है उस टाइम पर। बहुत सिंपल सीधा साधा सवाल। पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है? आपका यूरिक एसिड निकलता है ना। ये जो आपका मिनिमम लॉस ऑफ वाटर से पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में निकलता है। एग्जांपल क्या है? आरबीआई और स्नेल। तो आरबीआई यानी रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट, और स्नेल
तो बर्ड यानी पाओ जो है आपका यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा, सीधी सी बात है। बाकी सारों में से कोई बर्ड है ही नहीं, तो सिर्फ आपका बर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ना कोई रेप्टाइल है, एम्फीबियन है और मैमल है, तो आपका करेक्ट आंसर इज पाओ। सीधा सीधा सवाल। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो उसमें कितना ml ऑक्सीजन है? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन है। 5 ml, सीधा सवाल यार, 2 लाइनों से 4 नंबर का काम। ओके, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम है कंडक्शन कराना और एक्सचेंज वाले पार्ट का काम है एक्सचेंज कराना। तो कंडक्टिंग पार्ट जो है ये आपका एक्सचेंज नहीं कराता है ना। कंडक्टिंग पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट कराता है एटमॉस्फेरिक एयर को एक्सचेंज की लोकेशन तक, फॉरेन पार्टिकल उससे रिमूव करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को जिससे कि आपका टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा ठंडा करता है आपके टेम्परेचर को, है ना। और एक्सचेंज पार्ट जो है इसमें O2 और CO2 एक्चुअल में एक्सचेंज होते हैं, तो O2 और CO2 एक्सचेंज करना कंडक्टिंग पार्ट का काम नहीं है। बहुत सिंपल सी ये बात है। 2 स्टेटमेंट यहां पर आपकी दी हुई है। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, है ना। स्पर्मिएशन का देख लो यार, फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। इसे स्पर्मियोजेनेसिस नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है आपका? स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मेटिड से, ना कि स्पर्मेटोगोनिया से। एनसीईआरटी का सवाल, सीधा सीधा जवाब। ज्यादा इंडिविजुअल्स अगर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो आपका मीन वैल्यू से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे डायरेक्शनल चेंज कहा जाता है। क्या पूछा गया है? मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो इंडिविजुअल एक्वायर अ वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, इसे डायरेक्शनल चेंज बोला गया, डायरेक्शनल चेंज बोला गया। एनसीईआरटी की 2 लाइन, 4 नंबर का काम तमाम। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। द कोएगुलम is formed of the network of thread called thrombins। तो थ्रोम्बिन वाले आर्टिकल में आपको ये बात मिल जाएगी। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या रिजर्वायर ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ये दोनों बातें आपकी अलग अलग चैप्टर्स में भी मेंशन है। ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी वाली बात आपकी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आपको मिल जाते हैं, इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट में। तो आपकी जो है यहां पर देखो कोएगुलम जो है इसको आप क्या बोलोगे? बेसिकली नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जो है इन्हें फाइब्रिन बोलोगे, है ना, इन्हें फाइब्रिन बोलोगे। ऑलराइट, तो दूसरी वाली बात आपकी करेक्ट है, पहली वाली गलत है, क्योंकि अगर आप थ्रोम्बिन वाला आर्टिकल देखोगे आपको पता लगेगा कि जो फाइब्रिन है ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिन जो है ये आपके लग करके क्लॉट बना रहे हैं, ना कि आपका थ्रोम्बिन। वो तो सिर्फ इनिशिएट कर रहा है चीजों को, है ना। दोनों चीजें एनसीईआरटी से हैं, दोनों मैंने कोट कर दिए हैं यहां पर आपके सवाल। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कौन सी बात इनकरेक्ट है? यार प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती ही नहीं है, तो आपका आरईआर कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, 1 लाइन से 4 नंबर का काम हो गया है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अब क्वेश्चन में ही सारी बातें कह दी भाई। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर मिलेंगे और डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो क्या हुआ? C6H12O6 प्लस C6H12O6 क्या बनना चाहिए? C12H24O12। इसमें से डिहाइड्रेशन मतलब 1 वाटर निकलेगा, है ना। तो 2 तो आपके हाइड्रोजन काट दो और 1 आपका ऑक्सीजन काट दो, क्या बचा? C12H22O11 बचा, C12H22O11। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, बनाकर बताया था अपने हाथ से आपको बकायदा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी। एनसीईआरटी बेस्ड आपका सवाल था भाई। 8 ड्रोसोफिला जो है 80 में से वो मर गए, तो कितनी पॉपुलेशन मरी मेरे भाई? एनसीईआरटी में देखो 4 ड्रोसोफिला मार दिए थे 40 में से, तो 0.1 मर गए थे, है ना। 0.1 फ्रैक्शन मर गया भाई। 4 मार दिया 40 में से, कितना फ्रैक्शन मरा? 0.1। अब क्वेश्चन क्या पूछा है नीट में? 8 मार दिए 80 में से। अरे भाई सेम ही तो सवाल है, 8 मार दिए 80 में से, ये भी तो 0.1 ही आएगा। सीधा सवाल पूछ लिया, ये भी नहीं कर पाए तो भाई इसका मतलब तुम यार फिर उतने ही चोमू कहलाओगे जैसे अनुष्का शर्मा थी ना, रब ने बना दी जोड़ी में, कि सूरी नाच रहा है तो अलग, है ना, और राज बन के आ रहा है तो अलग, मस्त एकदम सूरी बन के आ रहा है तो अलग, और वो पहचान नहीं पा रही, अरे मेरे पति ने मूछ काट ली तो अलग हो गया, मूछ लगा ली तो अलग हो गया। अरे मेरे भाई 4/40 इज ऑल्सो 0.1, और एनटीए ने तो तुम पे इतना रहम किया है, 8/80 इज ऑल्सो 0.1। तुम रटके भी जाते रहे एनसीईआरटी, तुम्हें नहीं भी यार याद होता कुछ तो भी तुम इसे कर देते। अब ये भी नहीं कर पाए तो भाई
तुम जेन्युइनली यार बहुत बड़ी बेवकूफी करके आए हो फिर पेपर में। इससे आसान ये क्वेश्चन देख के हंसी छूट गई मेरी, क्योंकि यार इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ा ली, मुझे याद थी कि यार इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं किया, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी, बस वैल्यू चेंज कर दी, 4 की जगह 8 रख दिया, 40 की जगह 80 रख दिया। डेट्राइटिवोर जो है ये डेट्राइटस को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, इसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। डेट्राइटिवोरस जो है डेट्राइटस को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, इसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। डेफिनेशन उठा ली, काम करा दिया 4 नंबर का। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डीएनए को काटते हैं, जिन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहा जाता है, जो कि पैलिंड्रोम्स होते हैं, ये बात हमें पता है, इट इज करेक्ट। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये सेंटर पे ना काट के अवे फ्रॉम द सेंटर कट करते हैं एट द स्पेसिफिक पोजीशन अवे फ्रॉम द सेंटर, जबकि एक्सोन्यूक्लियस जो है चीजों को कॉर्नर से रिमूव करते हैं। तो दोनों की दोनों बातें करेक्ट है, दोनों की दोनों बातें एनसीईआरटी की ही हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया है और सिर्फ 15 क्वेश्चन से बचे हैं। दिखाता हूं भाई एनसीईआरटी का जलवा। लोग कह रहे थे एनसीईआरटी से बाहर है, ये है वो है, एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन क्या होमोलोगस ऑर्गन है? ये आपके एनालॉगस के एग्जाम्पल हैं, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। बात खत्म, गलत हो गई स्टेटमेंट, वही आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहां पे देखो ब्लड फ्रीली मूव करता है एट्रियम टू वेंट्रिकल में ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। जब जॉइंट डायस्टोल की बात आएगी तो ब्लड जो है नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। डबल सर्कुलेशन वाला और कार्डियक साइकिल वाला आर्टिकल पढ़ोगे, सारी अलग स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी फ्रॉम एनसीईआरटी। ई कोलाई जो है इनिशियली 10 थे और 60 मिनट तक आपने इन्हें ग्रो किया, तो 10 ई कोलाई थे, तो 20 मिनट बाद कितने हो गए? 20 हो गए। 40 मिनट बाद कितने हो गए? 40 हो गए। और आपके 60 मिनट बाद कितने हो गए? 80 हो गए। इन 80 में से आपको पता लगाना है मेरे भाई कि हाउ मेनी ई कोलाई आर हैविंग द डीएनए फ्री फ्रॉम N15। N15 किसमें नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको पता लगाना है ना। तो देखो जैसे 1 से आपके 2 बने, 2 से 4 बने, ऐसे ही 4 से आपके 8 बन जाएंगे। अब यहां पर कॉम्बिनेशन क्या होगी? इसी को आपको 80 बना देना है। यहां पे कॉम्बिनेशन क्या होगी भाई? ग्रीन जो है अलग हुआ, इस पे और ग्रीन आ जाएगा, तो दोनों फ्री फ्रॉम N15। एक आपका ग्रीन हुआ, दूसरा यहां पे भी ग्रीन आ जाएगा, तो ये दोनों तो सेट हो गए। इसका एक रेड है और इसमें एक ग्रीन है, तो ये अलग है ना। ऑलराइट, अब इसका एक ग्रीन है, इसका एक रेड है, ये आपका अलग हो जाएगा। एक में दोनों ग्रीन होंगे, ये आपका अलग हो जाएगा। इसमें दोनों आपके एक जैसे बनेंगे। तो आउट ऑफ 8 1 2 3 4 5 6 है ना। आउट ऑफ 8 6 जो है ये आपके फ्री फ्रॉम N15 होंगे, तो 80 में से कितने हो जाएंगे? 60 सेल आपके हो जाए। जिसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पता है वो आसानी से कर देगा। एनसीईआरटी बेस्ड ये सवाल था, बस आपको ये पता होना चाहिए 20 मिनट में आपका मल्टीप्लाई करता है, वो भी यहां पे बात पता है। कैसे मल्टीप्लाई करता है, सीक्वेंस क्या आएंगे, ये भी आपको पता है, सिंपल सी बात है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या नॉन स्पेसिफिक है और क्या टाइम ऑफ बर्थ पे पाई जाती है? भाई इनेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक है और ये आपकी टाइम ऑफ बर्थ पे पाई जाती है। उल्टा बोल दिया, पहले ही आंसर मिल गया, इनेट का फीचर है। Given below are 2 statements. In a scrubber, exhaust from thermal power plant is passed through electric wires and charge the dust particle. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात हो रही है। स्क्रबर आपका ये वाला है, इसमें कोई आपका इलेक्ट्रिक वायर इस्तेमाल नहीं होता, गलत बात है। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 जो है यानी 2.5 माइक्रोन से कम साइज का जो मैटर है, ये आपका रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन नॉट बी मूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, गलत बात है। ये आपका बहुत कम रिमूव हो पाता है, इसीलिए ह्यूमंस को और प्लांट्स को ज्यादा हार्म भी करता है। दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? आपके कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है ब्लड में, यानी जिस जिस तरीके से ब्लड में कैल्शियम आ सकता है, चाहे आपकी बोन बह करके ब्लड में आ रही है, यानी बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ रहा है, चाहे कैल्शियम एक्सक्रीटरी जो ट्यूब है इससे रीएब्सॉर्ब होकर ब्लड में आ रहा है, चाहे आपका डाइजेस्टिव फूड से कैल्शियम आपका ब्लड के अंदर आ रहा है ना। ये सारी चीजें आपकी ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रही हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां से नीचे से सारे के सारे आपको बेसिक आइडिया पता लग जाएंगे। तो जो जो यहां पे फंक्शन है वो ऊपर मेंशन कर देना, यू विल गेट योर आंसर। कौन सी जगह कौन सा टिश्यू मिलता है? तो देखो यार, ग्लैंडुलर टिश्यू कहां मिलता है? आपका गॉबलेट सेल में। यहां पर बात हो जाएगी गॉबलेट सेल में क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। यहां पर डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर देखोगे तो यू विल गेट सम मोर थिंग्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर।
इसके बाद सिलेटेड एपिथेलियम देखोगे तो आपका ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं। अडाइपोस टिश्यू देखोगे देन यू विल गेट सम मोर थिंग्स ओवर हियर, है ना। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। यहां पर इन 4 अलग अलग पार्ट से, लेकिन एक पर्टिकुलर पेज से ही चारों आपके ऑप्शंस उठाए गए हैं, है ना। बट जिसको एग्जांपल याद है वो एक बार में कर लेगा। फ्रॉम द एनसीईआरटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का इनमें से कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है? प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट आपकी एक ही होनी चाहिए। रिकॉग्निशन साइट जो है आपका प्रेफरेबली सिंगल ही होनी चाहिए। तो एक डिजायरेबल फीचर नहीं है, 2 या उससे ज्यादा होंगी गड़बड़ हो जाएगी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्स। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। नीचे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है ये फास्टर होगा देन केमिकल सिनेप्स। यार केमिकल बनेगा, अगली जगह जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी झटपट ट्रांसफर हो जाती है तार के थ्रू, तो इलेक्ट्रिकल ज्यादा आपका फास्ट होगा। एनसीईआरटी की 2 लाइन से 4 नंबर का काम आपको मिल गया। एक कलर ब्लाइंड फीमेल जो है, यानी ये कैसा है? आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कलर ब्लाइंड आपकी फीमेल जो है ये आपका एक ऐसे मैन से शादी करती है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी। मदर कलर ब्लाइंड है तो दोनों एक्स पे सी होगा ही, तो मेल के पास जो आपका एक्स आया इसमें आपका सी होने के चांसेस हैं अच्छे खासे। तो आपका व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। प्रोजेनी जो है इसमें चाहे एक्स सी ए वाला है चाहे एक्स सी ए वाला है, एक एक्स सी तो आएगा ही, मेल होगा तो भी कलर ब्लाइंड, और फीमेल में भी दोनों एक्स सी आएंगे वो भी कलर ब्लाइंड। तो आपका 100% आपके केस यहां पर हो जाएगा। रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से करना था क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ये जो माइकोप्लाज्मा इसमें सेल वॉल नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं और मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है ये आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है और बैक्टीरिया के अंदर पाए जा रहे हैं, मोनेरा के अंदर पाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, सी की 5% है, बी और सी की 15% है, डी की 9% है। मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है, आप मानोगे नहीं, ये एनसीईआरटी में था भी नहीं, मैंने बैच में एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि ए बी के बीच में आरएफ यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 95% है, किसी में 50 है, किसी में 30 है, तो इन तीनों का बताओ कि पोजीशन क्या होगी। और भी क्वेश्चन करा रखे हैं, ए और बी में 30% है, बी और सी में 75 है, ए और सी में 47 है, तो इनका एक आइडियल बताओ कि किस हिसाब से चीजें लगेंगी। मार्क्स के बैच का सवाल है, डायरेक्टली आया हुआ है, आप मानोगे नहीं। दिस क्वेश्चन वाज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, और मैं गारंटी देता हूं किसी ने सॉल्व नहीं करा होगा। कोई अगर सॉल्व कर रहा है मुझे टैग करके बकायदा बता दो कि भाई हमने ऐसे सवाल आपको कराए थे। दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, और ये बैच के अंदर अप्रोच हुआ है और ये यूट्यूब के अंदर भी अप्रोच हुआ है। ये क्वेश्चन जिसमें मैंने दाव खेला था कि ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आया। मतलब ऑब्वियसली यार वैल्यू चेंज होंगी, मैं भगवान नहीं हूं कि मैंने क्वेश्चन को एज इट इज बता दिया, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी इवन। लेकिन यार सेम तरीके का क्वेश्चन उठ के आना, और इस बार बैच के अंदर ये चीज ऐड हुई थी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्रिटिकली। इट्स नॉट अ थिंग जो कि आपको कोई ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ा देगा, नहीं कर पाओगे सवाल को, जिंदगी में भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपको मैंने 2 एग्जांपल करा दिए, मेरे सारे बच्चे फोड़ के आए, मैंने सबसे बहुत सारे बच्चों से पूछा है एंड दे आर स्कोरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो ये क्वेश्चन आपको यार टॉपर बना सकता था, ये ऐसा सवाल था, राइट। डायफ्राम किस काम आते हैं यार? डायफ्राम वाले आर्टिकल में देख लो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किस काम आती है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वाले में देख लो। इंट्रायूटेराइन आईयूडी डिवाइसेस किस काम आते हैं? आईयूडी में देख लो। लैक्टेशनल एमिनोरिया किस काम आता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया में देख लो। मेन फीचर्स मिलाओ, आंसर पाओ। आपके एक ही चैप्टर के 4 पैराग्राफ से एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हुआ। इस बार का पेपर अच्छा है, काफी अच्छा है। बायोलॉजी करके मुझे मजा आया, है ना। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में बात पूछी गई है, और वो भी आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, यानी ह्यूमुलिन के बारे में बात की है। नॉर्मल इंसुलिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आपकी 4 लाइनें थी, बस इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे कि ए और बी चेन को अलग अलग बनाया और मिला करके उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट कर दिए, दैट्स इट। बची हुई सारी जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें काट दो, जो नॉर्मल इंसुलिन के लिए है वो बातें काट दो। ग्लाइकोजन जो है आपका स्टोरेज प्रोडक्ट है, यहां पर लिखा है ग्लाइकोजन जो है एनिमल में स्टोरेज का काम करता है ना, इट्स अ स्टोर हाउस। ग्लोबुलिन जो है भाई, एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये आपका यहां से उठा लोगे इम्यूनोलॉजी से, यानी ह्यूमन हेल्थ डिजीज से। स्टेरॉइड आपके हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। थ्रोम्बिन जो है ये आपका बायोकैटलिस्ट है, यानी बायोकैटलिस्ट मतलब एंजाइम। तो थ्रोम्बिन जो है ये आपका एंजाइम है ना। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल गई। देखो भाई सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे, अब मानो चाहे ना मानो। 1-2 क्वेश्चन आपके बाहर थे, वो बैच के थे, है ना। यहां मान सकते हो 14 आउट ऑफ 15। एक वो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला था वो एनसीईआरटी पढ़ के तुम नहीं कर सकते, है ना। मतलब उसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ के, पर 10 बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी तब जाके आपका हो पाएगा।
35/35। यानी टोटल नंबर कितना हुआ, अगर हम थोड़ी दया रहम कर दें एनसीईआरटी की किताब के ऊपर, तो टोटल नंबर आपका कितना हो गया क्वेश्चंस का, जो आपका एकदम एनसीईआरटी से आए हैं वो है आपके 99। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 50 बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसके आएंगे 100/100। 100/100 क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर किसी ने, बशर्ते किसी ने 10 बार एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है तो, या किसी ने मुझसे एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली और 2 3 4 5 रिवीजन कर लिए तो। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी है मेरे भाई कि तुम मुझसे एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे इसका मतलब तुमने खुद 20 बार एनसीईआरटी पढ़ ली। अब तुम्हें बस रिवीजन करके उसको याद करना है, कंसेप्ट तुम्हारे सारे डन हो जाएंगे, तुम्हें एग्जाम्पल से याद करने पड़ेंगे अब हर चीज के। यार बैच को ज्वाइन कर लो, सपोर्ट दिखाओ, मैं आपको बैच का एक आउटलाइन दे दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी जो मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी की बना चुका हूं, दीज आर द बेस्ट वीडियोस। लेकिन अब इस बार थोड़ा सा 4 कदम आगे जाना है, और वीडियोस आएंगे, और टेस्ट सीरीज भी डे 1 पे आपकी इनेबल हो जाएगी। यानी जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं वो सारे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ बैच को ज्वाइन कर लो। हाइपर बायोलॉजिस्ट बैच का नाम है, क्योंकि अब ये चैनल बायोलॉजी का है, तो हाइपर बायोलॉजिस्ट मुझे बनना है। मैं तुम्हें भी हाइपर बायोलॉजिस्ट बनाऊंगा, जिससे कि तुम्हारे अंदर बायोलॉजी की इतनी नॉलेज अक्यूमुलेट हो जाए कि कोई तुम्हें छू ना पाए। प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन द हाइपर बायोलॉजिस्ट बैच। 11th क्लास 12th क्लास ड्रॉपर, अपने दोस्तों तक इस बात को जरूर फैलाना, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। और जिन बच्चों ने बैच लिया था उनको पता लग गया भाई कि भाई के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला देखकर तो मेरी बहुत खुशियां जो है उसका कोई ठिकाना नहीं था। सो दैट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर। शुक्रिया। बैच स्टार्ट होगा 1 तारीख से, तब तक के लिए इसे ज्वाइन कर लीजिए। बाय।